जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। जल के मंगल के इस कार्यक्रम में आज एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रसिद्ध जल सचेतक और पर्यावरणविद अनुपम मिश्र, जिन्होंने समूचे भारत के तालाबों और जल संचय की देशज पद्धतियों की भव्य परंपराओं को लिपिबद्ध किया। जल संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर वे अब तक 17 पुस्तकें लिख चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले अंक में हमने आज भी खरे हैं तालाब की चर्चा की थी। इस पुस्तक में राजस्थान के तालाबों पर सिर्फ एक अध्याय लिखा गया था और तभी अनुपम मिश्र को लगा कि इस विषय पर तो संपूर्ण पुस्तक लिखी जानी चाहिए। इस विचार की परिणति राजस्थान की रजत बूंदे नामक पुस्तक के रूप में हुई। मरुभूमि की ज्ञान परंपराओं को हम तक पहुंचाने के लिए अनुपम राजस्थान की तपती रेत पर न जाने कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे। लोगों की प्यास बुझाने के पवित्र उद्देश्य को लेकर वे कितनी ही बार प्यासे भी रहे होंगे, लेकिन ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए वो सब कुछ चुपचाप झेल गए। मरुभूमि में कई ऐसे भी अनुभव होते जिससे वे अंतर मन तक भीग जाते। एक छोटा सा गांव नागौर जिले में राजस्थान में, उसका नाम है मुंडवा। वो गांव था और आबादी तो बढ़ती है, तो वहाँ ग्राम सभा के बदले नगर पालिका आ गई संवैधानिक रूप से। तो नगर पालिका के जो भी पहले अध्यक्ष मंत्री बने होंगे, उन्होंने कहा अब तो हम नगर बन गए, प्रमोशन हो गया, तो अब तो हर घर को विकसित पानी की परंपरा से जोड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने उनको हाथ जोड़ के कहा कि भाई नीचे खारा पानी नल लगा के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अब नगर बन गया, नल के बिना काम नहीं चलेगा, ये परिभाषा। तो ठीक है भाई, नल लगा दो, हम तो इसका पानी पी नहीं सकते। वो आ गया तो लोगों ने उसको निस्तारी काम में, कपड़े अपड़े धोने में, बर्तन मांजने में लगा दिया। लेकिन मुंडवा गांव में एक बहुत सुंदर तालाब था, 400 साल पुराना। जब वो गांव बसा था तब वो तालाब बना के, और उसमें ये जो अपन कहते हैं कि पनघट और उसके गीत, सचमुच वो 10 साल पहले तक वैसी चलती थी। शाम को लोग वहाँ से घरों में पानी ले जाने के लिए बिल्कुल गा बजा कर आते थे, सज धज कर आते थे। जैसे पनघट पे मेला लगता है, ऐसा उस गांव में 10-15 साल तक ये चलता था। फिर ये नगर पालिका वगैरह बनी तो 1 आध साल कुछ टूट फूट हुई। फिर गांव या नया बना शहर अपने नगर पालकों को ये समझाने में सफल हुआ कि इस तालाब की अभी भी वैसी ही रखवाली करनी है जैसे पहले करते थे। आज उसी गांव, उस नगर में वही तालाब पानी देता है, और उस पर शाम को लोग इतनी सावधानी से उसकी रक्षा करने के लिए घूमते हैं। उसके आगोर में कहीं कब्जा तो नहीं हो रहा, कहीं किसी ने कचरा तो नहीं फेंक दिया, उसका कान भी पकड़ के खींचने की उनकी वो होती है संबंध। उसको लेके ये कोई छोटी मोटी FIR दर्ज नहीं होगी कि फलां जी ने इसका कान मरोड़ दिया, उसका कर दिया, और उनकी पेशी वगैरह। इतनी सावधानी से, प्रेम से, थोड़े दबाव से उस तालाब की रखवाली होती है। एक और छोटा सा गांव है, उसका नाम है बीजा की डाह। उसमें मैं एक बार गया तो तालाब बन रहा था नया, और पूरा बन गया था। 3-4 बार गए हम लोग। उसके बाद एक दिन मैं रात को उस गांव में पहुंचा, तो मैं जिनके घर में रुका था उन्होंने कहा कि सुबह सुबह जल्दी उठना। तो जल्दी उठ के क्या करना है? तो उन्होंने कहा तालाब पे चलेंगे, तुमको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? तो उन्होंने कहा चलो वहाँ चल के देखना। उस गांव के सब अच्छे प्रौढ़, थोड़े बुजुर्ग और नागरिक, जवान लड़के,
वहाँ पाल पे घूम रहे थे सुबह, सूर्योदय हो रहा था। पूछा मैंने उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार तालाब रात को भरता है तो कहीं कुछ कसर रह गई होगी तो टूटेगा, तो पूरी पाल तोड़ के बह जाएगा अगर हमारी कसर रह गई। तो हम लोग रात को वहीं सोते हैं और सुबह उजेले में एक बार सब अच्छी तरह से देख लेते हैं कि हर चीज़ मजबूती की बनी है कि नहीं। तो अपने मिट्टी के काम को इतनी पक्की तौर पर, कच्ची मिट्टी के काम को पक्की तौर पर देखने वाले समाज की ये जो दृष्टि थी, ये सब परंपराएं उसमें किताब पर काम करते हुए अद्भुत मतलब चकित करती थी कि जिस समाज को हम बार बार हमारी नई संस्थाएं निकम्मा कहती हैं, अनपढ़ कहती हैं, उसको कभी प्रौढ़ शिक्षा के ज़रिए, कभी किसी और चीज़ के ज़रिए कितनी तरह की हम पट्टी पढ़ाना चाहते हैं, वो खुद कितनी जानकारी रखता है अपने कल्याण के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान की रजत बूंदें पुस्तक में अनुपम मिश्र लिखते हैं कि मरुभूमि के समाज ने खुद को पानी के मामले में तरह तरह से संगठित किया। गांव-गांव, शहर-शहर वर्षा की बूंदों को सहेज कर रखने के उपाय खोजे और जगह-जगह इनको बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक, व्यवस्थित और विशाल संगठन खड़ा किया। इतना विशाल कि पूरा समाज उसमें एक जी हो गया। इसका आकार इतना बड़ा कि वो सचमुच निराकार हो गया। पिछले 50 शायद 100 साल में हमने अपने तालाबों को किसी कारण से उपेक्षा का शिकार बनाया है। लालच का भी बने, क्योंकि ज़मीन की कीमत आसमान पर, तो फिर पानी की तो कोई कीमत ही नहीं बचती। हम खरीद लेंगे पानी कहीं से। अभी इस बेफिक्री में हमने अपनी ज़मीन पर बने तालाबों को पूरने का काम किया। तकनीक ने हमको पिछले 50 साल में मदद दी है इस गलती को आगे बढ़ाने में। उसने हमको एक ट्यूबवेल नाम की चीज़ भी दे दी है तकनीक ने। तो हमने कहा नीचे का पानी ऊपर खींच लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ज़रूर करना चाहिए। हम आधुनिक हैं तो हम कुएं में से, बाल्टी में से कब तक पानी निकालेंगे। लेकिन हम ये भूल गए कि ये गुल्लक है, इसमें 100 रुपये डालेंगे तो आप 95 निकालेंगे, 96 निकालेंगे, 98 निकालेंगे, 99 रुपया भी निकाल सकते हैं और आखिरी 100वां सिक्का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 101 नहीं निकाल सकेंगे। आज हमारे देश में, पूरे देश में लगभग हमने 98 रुपये तो निकाल ही लिए हैं और उसमें डालना बंद कर दिया है। पहले उसमें कुछ बूंदें जाती थीं, कुछ बूंदें हम लोग निकालते थे। तालाबों का कोई आज आधुनिक ये माने कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर देश में 25-50 बच्चे हों, उनको भी पूरा करो, समारोह पूर्वक नष्ट कर दो। लेकिन उनका 2 कामों में महत्व था। एक तो वो भूजल का संवर्धन करते थे, ये जो पानी गिरेगा उसको भीतर डालते थे। आज हम सब जगह सीमेंट फैला देंगे, मॉल वगैरह बना देंगे, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। अब तो शहरों में जो पार्क वगैरह कहलाते हैं, बगीचे, उनमें भी हमको सीमेंट की पट्टी बनानी पड़ती है जॉगिंग ट्रैक के नाम पर। तो इस सब ने हमारी गुल्लक को भरना बंद कर दिया। उसमें पानी की एक बूंद नहीं जाएगी और हम निकालते चले जा रहे हैं। तो जिसको अंग्रेज़ी में एक क्लासिफिकेशन में डार्क जोन कहते हैं, ऐसे ज़िलों की गिनती हर साल बढ़ती जा रही है। तो आधुनिक पानी की व्यवस्था ने पानी जुटाने के बदले गंवाने का काम ज़्यादा किया है। अब ये जितने जल्दी समझ में आए उतना अच्छा होगा। इक्कीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की जनसंख्या 1.5 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। तब देश के समक्ष जल संकट एक विकराल समस्या के रूप में मुंहबाई खड़ा होगा। यदि हमने अभी से दीर्घजीवी योजनाओं पर काम करना आरंभ नहीं किया तो स्थिति बहुत विकट हो सकती है। पानी का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसके लिए व्यापक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। अपनी जीवन शैली और बसाहट के तरीकों को बदलने के साथ साथ आज हमें अपने उद्योगों और खेती के तरीकों पर भी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। हमने ऐसी फसलें बोना शुरू किया नई तकनीक के दम पर, विकास की नई योजनाओं के दम पे। कहीं नहर आ गई, कहीं ट्यूबवेल अच्छे आ गए, कि हम जहाँ साधारण बारानी खेती करते थे उनको हमने 3-3 फसली इलाकों में बदल दिया और अब तो धान भी बोने लगे। पुरानी एक कहावत थी कि गेहूं के इलाके में धान नहीं बोना चाहिए किसान को, नहीं तो संकट आएगा।
आज तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब इलाकों में कभी धान होता नहीं था। धान तो तटीय प्रदेशों में, वर्षा के इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, ऐसी सब जगहों पे था। आज हम सब गेहूं के खेतों में धान लाए हैं पानी के दम पर, तो वहाँ उसकी मांग बढ़ी है। ऐसी फसलें हमने ज़्यादा अपनाई हैं जिनकी प्यास बुझाना कठिन है। ऐसे उद्योग हमने खड़े किए हैं जिनकी प्यास बुझाना कठिन है। और तीसरा काम है, ऐसी शहरी आबादी बनाई है जिसकी प्यास अद्भुत है। तो इन 3 चीज़ों का बोझ प्रकृति बहुत दिनों तक नहीं ढोएगी। तालाबों पर अतिक्रमण कर हमने पानी को बेघर किया और अपने आशियाने बसाए, लेकिन कालांतर में पानी ने शहरों को ही उजाड़ना शुरू कर दिया। अगर भोपाल में इतने बड़े तालाब ना होते और इतना ही पानी गिरता तो ये पानी घरों में नहीं जाता। उस सबको एक कल्पना करके आप पूरा ऊपर उठा के समतल कर दीजिए, मैदान बना दीजिए, पानी उतने गिरा दीजिए नक्शे पर। अब देखिए वो पानी कहाँ कहाँ जाता है। तो बहुत पुराना एक शब्द है, संस्कृत में भी मिलता है, यानी इसका मतलब तब भी ये गलती होती होगी तब ऐसा शब्द बना। वो इंद्र का एक पर्यायवाची है, वो है पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ ढूंढने पर यह पता चलता है कि शहरों को तोड़ने वाला। इंद्र का वज्र क्या है? वृष्टि। तेज बरसात को सहने लायक शहर तब भी नहीं रहे होंगे, इसलिए पुरंदर नाम पड़ा कि वो पुरों को तोड़ता है। तो आज हमारे शहर, अगर आप 10 साल पुरानी खबरों का संग्रह करके देखें, पहले से ज़्यादा बाढ़ के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली भी डूबती है, बम्बई भी डूबता है, तो आर्थिक राजधानी भी डूब रही है, राजनीतिक राजधानी भी डूब रही है और IT राजधानी भी डूब रही। ये सब तालाबों को नष्ट करने के कारण पुरंदर को न्योता है। तथाकथित विकास के सोपान चढ़ते हुए हमने न सिर्फ राजस्थान बल्कि समूचे देश में व्याप्त भव्य परंपराओं की उपेक्षा कर स्वयं को जल संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आज हम हर शहर के तालाब को पूर रहे हैं, जयपुर हो, दिल्ली हो, भोपाल हो, उसको नष्ट कर रहे हैं और फिर उसका पानी 150 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। एक शहर की उसका सातत्य कि ये शहर अच्छे से चलेगा कि नहीं, तो पहला उसका जो एक मापदंड होना चाहिए वो ये है कि उसके घड़े का पानी कितने किलोमीटर दूर से आता है। अगर वो 10-20 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो शहर टिकेगा नहीं, क्योंकि जितने दूर से पानी आएगा उतने हम बेफिक्री से अपने पास के जल स्रोतों को नष्ट करेंगे। उसमें हम 1 करोड़ की ज़मीन देखेंगे उस तालाब में, या 10 करोड़ की देखेंगे, क्योंकि पानी तो हमारा 300 किलोमीटर से आ रहा है। लाने को 500 किलोमीटर दूर से भी पानी ले आएंगे, लेकिन वो सातत्य नहीं होगा। इसलिए समाज को और सरकार को एक बार इस प्रश्न पर अच्छे से शांत भाव से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि हम कितना पानी दे सकते हैं, कितना एक एक मोहल्ले में आपको दोबारा अपने गिरने वाले पानी का संयोजन करना पड़ेगा। अगर बड़े पैमाने पर ऐसी चर्चा हो और पानी पे चर्चा करने की समझदारी से अगले आने वाले दौर में ये संकट ठीक होगा। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति